हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। अच्छा, कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कैसे करते हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अगर कोई रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को इनिशिएट कैसे करते हैं? हमें कैसे ये समझ में आता है कि अगर वहां पे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप केमिकल लेबोरेटरी में है और लेबोरेटरी में आपके सामने रियल सॉल्यूशंस हैं, आप उन सॉल्यूशंस को मिलाते हो और मिलाने के बाद कुछ बनता है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि उसके बनने से पहले आप ये चीज प्रिडिक्ट कर लो कि अगर मैं इसमें ये मिलाऊंगा तो ये बनेगा? नमस्कार गाइज, मैं हूं मुरली के वैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फंडामेंटल्स की रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में गाइस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक नहीं के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इस पूरी बात को आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। और इलेक्ट्रोफाइल का आप लोगों को यहाँ पे अगर मैं हिंदी का नाम बताऊं तो हिंदी का नाम होता है इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, और इसको हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो तरीका हमारा होता है यहाँ पे ई प्लस। अगर आप कहीं पे भी ई प्लस देखें तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे ई प्लस का मतलब है कि वो इलेक्ट्रोफाइल है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस नाम को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस नाम को थोड़ा ब्रेक करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं इसका हिंदी में अगर बोले तो, संस्कृत में, कि अगर आप इस नाम को अगर संधि विच्छेद करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे ये बनेगा इलेक्ट्रो स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे आपके पास दो नेम आ रहे हैं। एक नाम आपके पास यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, और अगर हिंदी में बात करें तो इलेक्ट्रो स्नेही। तो फाइल का मतलब होता है बच्चों लविंग, यानी स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला। तो इलेक्ट्रो स्नेही का मतलब ये हुआ कि हम उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉनों को स्नेह करें, इलेक्ट्रॉनों को प्यार करें। सिंपल सी बात है, नेचर का फिनोमिना है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनों से प्यार करता हूं, दैट मीन्स कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। दैट मीन्स कि ये वो कंपाउंड है जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इस तरीके से हम हल्का फुल्का यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे होने वाला क्या है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं इस इलेक्ट्रो स्नेही को, इलेक्ट्रोफाइल को। फाइल का मतलब लविंग है, ध्यान रखना बच्चों इस बात को, ये बात हमारी आगे जगह बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे इसको, फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब वो कंपाउंड्स जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करने वाला, तो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह वो करेगा जिसकी खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। गॉट इट? तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, दैट मीन्स कि मैं खुद क्या हूं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हूं। लेट सपोज मैं अपने आप को मान लेता हूं कि मैं हूं इलेक्ट्रोफाइल, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अगर मेरे पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो मैं हमेशा क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करना चाहूंगा। कमी है तो मैं लेना चाहूंगा, सिंपल सी बात है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपने पढ़ा होगा लुईस एसिड और लुईस बेस। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और लुईस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, दैट मींस कि लुईस एसिड और लुईस बेस में से कौन इलेक्ट्रोफाइल है, लुईस एसिड, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल्स, कि वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल्स होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। और वही हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। यानी कि सारे के सारे जो लुईस एसिड है, वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं इस पे फटाफट। अब हम देखते हैं इसके बहुत ही अच्छे वाले एग्जांपल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कैसा कैसा होता है, तो हम एग्जांपल्स की हेल्प से इस चीज को यहाँ पे समझना चाहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगराइज कर रखे हैं इलेक्ट्रोफाइल को। तो फर्स्ट कैटेगरी आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे R प्लस है। R का मतलब हो गया कार्बन, तो अगर आप कार्बन लेके चलेंगे तो मान लीजिए कि CH3 प्लस हो गया, ऑलराइट, CH3 CH2 प्लस हो गया और RCO प्लस हो गया। तो आप इन सब एग्जांपल्स में अगर देखें बच्चों, तो इन सब एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि
हर किसी के पास अपनी जो रियल वैलेंसी उससे कम वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन वहां पे एक बॉन्ड बनाता है, अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर इस इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। आर प्लस, कार्बन के ऊपर प्लस है, CH3 प्लस मान लो, तो CH3 कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, अभी यहाँ पे 3 बॉन्ड है यानी कि फिर कमी है तो प्लस आ गया, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। CH3 CH2 प्लस, तो इस कार्बन पे देखोगे तो 4 बॉन्ड नहीं है, कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। और RCO प्लस, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारी पहली कैटेगरी है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। सिंपली आप देखोगे कि मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज रियल में डेफिशिएंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, रियल में डेफिशिएंसी है। आप इस चीज को समझोगे, धीरे धीरे आपको ये क्लियर होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे क्या मीनिंग है। चलो सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं। तो सेकंड कैटेगरी गाइस आपके सामने यहाँ पे है BF3, BH3 बोरॉन का हाइड्राइड, FeCl3 और AlCl3। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज दिख नहीं रहा, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुए? तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, BF3 की स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो BF3 की स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो BF3 sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो 120 का एंगल यहाँ पे बना दो फटाफट, तो आप ऐसे BF3 बना दोगे। अभी बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? अभी बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन है 6। देखो यहाँ पे बॉन्डेड फॉर्म में 2, 2 4 और 2 6, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8। कितने की कमी हो गई? 2 की। दैट मीन्स कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि कर सकता है, बट ये करेगा। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, और अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट डेफिनेटली करेगा गाइस, इसलिए ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। दैट मीन्स कि जो सेकंड कैटेगरी मैंने यहाँ पे बना रखी है, बोरॉन का फ्लोराइड है, बोरॉन का हाइड्राइड है, FeCl3 है, AlCl3, तो यहाँ सब में आप देखोगे तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन आयरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इस वजह से ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये लुईस एसिड है, अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो ये लुईस एसिड है। चलो अब तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी कैटेगरी बच्चों आपके सामने है CO2 और SO3। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट। अब देखो यहाँ पे मैं आपके सामने एग्जांपल्स लेता हूं कि CO2 SO3 किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है CO2 और SO3। आप आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कोल्बे श्मिट रिएक्शन और SCAR मैकेनिज्म में सल्फोनेशन, तो वहां पे आप देखोगे कि CO2 आपका इलेक्ट्रोफाइल और SO3 आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल बना है वो आज अपन यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, और फिर जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे रेफरेंस यूज करूंगा आज की क्लास का, तब आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोगों को ये चीज याद रहे। ठीक है, चलो। तो CO2 अगर देखो बच्चों तो CO2 में ना तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ना ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन के पास कोई प्लस माइनस भी दिख नहीं रहा, ऑक्सीजन के पास भी प्लस माइनस नहीं दिख रहा, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे? चलो देखते हैं। देखो कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो इसकी वजह से कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, डेल प्लस, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, डेल माइनस। इंडक्टिव इफेक्ट GOC, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी कार्बन पे डेल माइनस और ऑक्सीजन पे डेल प्लस। इसका मतलब है कि ओवरऑल कार्बन के ऊपर डेल प्लस कितना हुआ, ट्वाइस डेल प्लस हो गया। यानी कि अगर मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो किसी एक एटम पे इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा दिख रही है या एक एटम पे इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस ज्यादा दिख रही है, तो सिंपली बात है कि डेल माइनस अलग अलग O पे पड़े, बट डेल प्लस एक ही कार्बन पे डबल हो गया। दैट मीन्स कि ओवरऑल मॉलिक्यूल में किसी एक एटम पे डेल प्लस का चार्ज इंक्रीज हो गया, तो बाहर से कोई स्पीशीज के ऊपर अगर अटैक करने आएगा तो उस स्पीशीज को लगेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कमी दिख रही है, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा। बात समझ आ रही हो कि डेल प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी यहाँ पे, तो कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगा वो अटैक कहाँ करेगा, कार्बन के डेल प्लस पे, यानी कि ये खुद क्या हो गया, प्लस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये उस तरीके से बिहेव करेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेल प्लस। ये बन गया आपका क्या, जी हाँ बिल्कुल, ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से गाइस जो हमारा CO2 है वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और बहुत सारे रिएक्शंस हम करवाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसके अगर हम CO2 से रिएक्शन करवाते हैं तब भी वहां पे CO2 जो होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। कोल्बे श्मिट रिएक्शन होते हैं वहां पे भी ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, तब भी उस कंडीशन में ये आपका जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह CO2 बिहेव करता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कैसे कर रहा है, उसके पीछे का साइंस क्या है। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है SO3। तो SO3 अगर देखें अपन तो SO3 में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि SO3 में भी सल्फर जो है उसके ऊपर तीनों तरफ कार्बन है, तीनों तरफ ऑक्सीजन है, तो सल्फर के ऊपर अच्छा खासा 3 डेल प्लस अवेलेबल होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 3 डेल प्लस यहाँ पे अच्छा खासा अवेलेबल हो गया।
राइट। और साथ ही साथ सल्फर पे वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो उस वजह से सल्फर के ऊपर डेल प्लस आने वाले मॉलिक्यूल को ज्यादा फील होता है, क्योंकि ओवरऑल एक इस एटम पे सल्फर पे 3 डेल प्लस है, 3 टाइम्स डेल प्लस है। तो उस वजह से यहाँ पे ये भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज फील करवाता है सामने वाले को। इस वजह से सामने वाला यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है, मतलब ये खुद वहां पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और BF3 वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया था, बिकॉज ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, ये जो है हमारा लुईस एसिड है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। गॉट इट? बात समझ आ गई? ठीक है, यहां तक आगे बढ़े? अब चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गाइस न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अगर हिंदी में नाम देखें बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल का जो हिंदी में नाम होगा वो होगा नाभिक स्नेही। आप इसको पार्ट्स में ब्रेक करें, आप अगर इसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे नाभिक प्लस नहीं, वो हो गया आपका नाभिक स्नेही। ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल को हम जिस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं वो वर्ड होता है Nu-। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे Nu- जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करेगा। न्यूक्लियो प्लस फाइल, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, जो नाभिक को प्यार करे, जो नाभिक की चाहत रखे। तो नाभिक की जो चाहत रखेगा, न्यूक्लियस की जो चाहत रखेगा, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हो गया, प्रोटॉन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव है। तो जो चीज पॉजिटिव चीज की चाहत रखे, जो स्पीशी पॉजिटिव की चाहत रखे, पॉजिटिव को प्यार करे, मतलब उसके खुद के पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल्स बताओ, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स को फिर मैंने कैटेगराइज किया, तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी आपके सामने जो यहाँ पे बनेगी वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। उससे जस्ट पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स बता देता हूँ कि नाभिक स्नेही के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था तो वहां पे क्या पॉइंट्स थे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी था, यहाँ पे ये होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ऑलवेज। और तीसरी बात हो गई कि लुईस बेस जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि लुईस बेस क्या होते हैं? उनके ऊपर लॉन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो डोनेट कर सकते हैं, और जो डोनेट करने वाले होते हैं नेगेटिव चार्ज को, वही तो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि जो लुईस बेस है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। गॉट इट? अब आते हैं बच्चों एग्जांपल्स पे, जिसके आपको बहुत देर से इंतजार था। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एग्जांपल्स। 3 कैटेगरी में मैंने कैटेगराइज किया, उसकी फर्स्ट कैटेगरी आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स में लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि H2 में लॉन पेयर है, हमें सिर्फ एक लॉन पेयर से मतलब है, उसके पास कितने हैं? एक लॉन पेयर भी अगर है तो वो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे। यहाँ पे NH3 भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, RNH2 भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, RSH भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो आप ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पे लॉन पेयर एटम के ऊपर अवेलेबल हो, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक एटम होते हैं। गॉट इट? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वहां पे वो होता है। अब बात करते हैं हम सेकंड कैटेगरी की, जहां पे मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, स्पेसिफिकली नेगेटिव चार्ज वहां पे मेंशन हो, जैसे OH माइनस हो गया, SH माइनस हो गया, CH3 माइनस हो गया, H माइनस हो गया, RO माइनस हो गया, RS माइनस हो गया और RNH माइनस हो गया। तो जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशी होगा वो तो स्पेसिफिकली साफ साफ आप समझ जाओगे कि नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी गाइस, जो हमें समझ में नहीं आती कि न्यूक्लियोफाइल कैसे है, ये हमारी ये वाली कैटेगरी है। इस कैटेगरी में बहुत अच्छे से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ। और अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग की 2 कैटेगरी बताई है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अराउंड 20 से 25% यूटिलाइज होती है, बट ये तीसरी कैटेगरी आपकी 80% के आसपास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में यूटिलाइज होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। आप देख रहे हो कि आपके सामने एक एल्कीन मॉलिक्यूल है, एथीन, एक एथाइन है, मतलब एल्काइन कैटेगरी है, और एक आपके पास बेंजीन कैटेगरी है। तो इन मॉलिक्यूल्स में लूजली पाई बॉन्ड होने की वजह से, पाई बॉन्ड है, सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल है। तो पाई बॉन्ड का जो क्लाउड होता है, हम जानते हैं कि सिग्मा और पाई में से पाई एक वीक बॉन्ड है। अगर पाई एक वीक बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड इजीली यहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जब आप इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, अगर आप इसका एक 3D ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये HH के साथ बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्ड है, उसको मैं दिखा नहीं रहा। मेरा मेन टारगेट है कि मुझे आपको ये वाला PZ ऑर्बिटल दिखाना है, जिसकी साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो साइडवेज ओवरलैपिंग होने की वजह से वहां पे पाई क्लाउड बनता है, और वो पाई क्लाउड लूजली बॉन्डेड होता है सिग्मा के रेस्पेक्ट में। तो वो पाई क्लाउड जो उसमें नेगेटिव चार्ज है, वो पाई जो डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज की, वो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रूप में बिहेव करती है। तो सामने से मान लीजिए कोई H+ आ रहा है, तो उस H+ पे
अटैक करने के लिए पाई क्लाउड रेस्पॉन्सिबल होता है। दैट मीन्स कि पाई क्लाउड जो है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। और ठीक इसी तरीके से हमारा जो एथाइन होगा, मतलब एल्काइन होगा, वहां पे भी पाई क्लाउड होगा, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, और बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है गाइस। लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके यहाँ सामने पे निकल के आता है कि इन तीनों में से सबसे लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है, इन तीनों में से सबसे लीस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो आप क्या बोलोगे? वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो और देखो कि आपका आंसर आ रहा है क्या। तो इन तीनों में से सबसे वीक जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, वो बेंजीन है, बिकॉज बेंजीन में एरोमेटिसिटी है, तो पाई क्लाउड लगातार मूव कर रहा है, तो बाहर किसी को पाई क्लाउड देने के लिए उतना फ्री नहीं है जितना फ्री एल्किन और एल्काइन में। तो इस वजह से बेंजीन का क्लाउड अंदर घूम रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वो थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल है, बट हाँ वो फिर भी न्यूक्लियोफाइल है, फिर भी वो अटैक करता है, उस पर रिएक्शंस होती है। एरोमेटिक रिएक्शंस जितनी भी होती है वो सारे इसी न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे करवाते हैं, बट हल्के से हीट वहां पे यूज करते हैं ताकि इसकी एरोमेटिसिटी की वजह से रिएक्शन को थोड़ा इजी कर पाए, क्योंकि एरोमेटिक स्टेबल है तो रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, इसे थोड़ा हीट देते हैं ताकि ये न्यूक्लियोफाइल अच्छे से रिएक्शन कर जाए, अपनी जो डीलोकलाइजेशन उसको ब्रेक कर दे। बात समझ आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी गाइस, इस कैटेगरी को आपको मिस नहीं करना है, ये कैटेगरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा रिएक्शंस पूछी जाती है, क्वेश्चन में, पेपर में आती है। अब बच्चों हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केस के बारे में, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा शायद, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं बच्चों। हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल दोनों की रिएक्शन तो करवानी है, जब रिएक्शन करवाओगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो वो रिएक्शन करवाने के लिए मैंने आपको लाइव एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखो, आपको यहाँ पे पता करना है कि एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल, तो आपको क्या लग रहा है न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? डेफिनेटली गाइस, जहां पे नेगेटिव चार्ज है वो प्योर न्यूक्लियोफाइल है, दैट मींस कि ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये अटैक करेगा यहाँ पे। अगर ये माइनस चार्ज है तो सामने वाले के प्लस पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे प्लस तो कहीं दिख नहीं रहा है, बट गाइस यहाँ पे डेल प्लस है। कहाँ डेल प्लस है? आप देखो यहाँ पे डेल प्लस कैसा है, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ये देखो यहाँ पे ये डेल प्लस है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो कार्बन पे डेल प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे डेल माइनस आएगा। अब यहाँ प्लस आ चुका है, अब देखो ये भाई साहब OH नेगेटिव फटाक से जाके वहां पे अटैक मार देंगे कार्बन के ऊपर। दैट मीन्स कि OH नेगेटिव वहां पे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता करते हैं। नीचे वाले एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पे H प्लस है। अगर यहाँ पे H प्लस है तो वहां पे डेल माइनस और डेल प्लस पहले से पड़ा था। अगर यहाँ H प्लस है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो लॉन पर इस बार यहाँ पे अटैक मारेगा, तो H प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने दो केस देखे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, राइट। आपको ये बताना है कि इन दोनों केसेस में से किस केस में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है और किस केस में कौन सा न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो बच्चों पहला केस देखें तो ये क्या होगा, बोलो ये क्या होगा, फटाफट बोलो, शाबाश। ये होगा बच्चों वहां पे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर साफ तौर पे माइनस चार्ज था, तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, राइट। नीचे वाले केस में ये क्या है बच्चों, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यानी ये क्या हो गया वहां पे, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इन दोनों में देखें सी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को, इस कंपाउंड पे आप फोकस करें, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड। ये कंपाउंड कभी तो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है और कभी न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, यानी इसका तो कोई दीन धर्म ही नहीं है। OH माइनस और H प्लस का तो पक्का श्योरिटी है कि भाई OH पे माइनस चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल और H पे प्लस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन ये सी डबल बॉन्ड O वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड जो कि हमने इस केस में देखा है, ये कंपाउंड कभी तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है और कभी ये न्यूक्लियोफाइल बनता है। अब गाइज मुझे ये बताओ कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल बन रहा है और इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है तो हम बोले क्या इसको, ये तो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स कि सी डबल बॉन्ड O वाले जो कंपाउंड है वो सामने वाले को देखकर खुद उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, यानी इस गिरगिट को देखकर ये वाला गिरगिट रंग बदलता है। तो सामने अगर आपको दिख रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। दैट मीन्स कि गाइज आप जब रिएक्शंस करवाते हैं मैकेनिज्म में, तो उन रिएक्शंस में आपके पास दो स्पीशीज होती है जिनके बीच में आपको रिएक्टेड और रिएजेंट में रिएक्शन करवानी होती है। तो जब उनमें रिएक्शन करवाते हैं तो उनमें से एक मॉलिक्यूल डेफिनेटली आपको पता होता है कि ये 100% न्यूक्लियोफाइल है, तो दूसरे वाले को उसके अगेंस्ट बिहेव करवाना होता है, ये न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल। तो जब भी आप रिएक्शंस पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करें तो आप इस बात को वहां पे बिल्कुल अच्छे से एंश्योर कर ले कि उनमें से एक मॉलिक्यूल आप जानते हैं और दूसरे वाले को उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड इंडक्शन फिनोमेना, ठीक है। तो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो में काफी अच्छे से हर एक चीज के बारे में समझ में आया होगा, आपने रिएक्शन मैकेनिज्म की जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो आपने आज क्लियर की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अदरवाइज आपके पास टाइम पड़ा है, आपको जैसे अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।